मुद्दों पर बात करना चाहते हैं और ऐसे व्यक्ति के साथ बात करना चाहते हैं जिन्होंने सचमुच में सामाजिक परिवर्तन केवल बच्चों का भविष्य पहले जो गड़बड़ हो रहा था उसी के लिए नहीं, बल्कि उनका भविष्य आगे कैसे निर्माण हो सके, दुनिया में कैसे बच्चों का विकास, नई पीढ़ी कैसे विकसित हो सके, कैसे उनको मजदूरी, जो बाल मजदूरी हमारे यहाँ कही जाती है, उस दास्ता से कैसे मुक्ति दिला सके। आज हमारे साथ हैं नोबेल पुरस्कार विजेता आदरणीय श्री कैलाश सत्यार्थी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है कैलाश जी। और मैं ज़्यादा भूमिका में इसलिए कि संक्षिप्त जितना ज़्यादा मैं हो सकता था, मैं इसलिए सोचा कि आपके बारे में कल जो था जब आपने संघर्ष किया, मैं तो पत्रकार के नाते आपको तब से देखता छापता रहा हूँ, प्रकाशित में या टीवी पर बात करते रहे, रेडियो पर बात करते रहे। जब आपने शुरू किया 80 के दशक, वैसे तो बचपन में आपने किया, समाज में एक सामाजिक जाति जिसको कहना चाहिए, आर्य समाज परिवार जिसको कहना चाहिए, भारत का गांधी परिवार जिसको कहना चाहिए, स्वामी दयानंद कहें या गांधी जी कहें, कोई संस्कार मिले आपको, वहाँ से आपने शुरू किया। लेकिन जो बाल मजदूरों के लिए उनको जो बंधुआ बने हुए हैं, उसकी जो शुरुआत 80 के दशक उस समय जब आपने शुरुआत की, उस समय कैसी स्थितियाँ थी और कैसी ऐसी घटनाएं हैं जिन्होंने आपको, जैसे जो मैं जानता भी हूँ, पहले भी आपने उसका जिक्र भी किया है कि भाई कोई मजदूरी काम कर रहा है, वो अपने बच्चे के लिए आया कि कैसे उनको बांधा हुआ है और आपने उससे शुरुआत की थी। तो कुछ पहले लोगों को पता होना चाहिए कि भारत में स्थितियां इतनी विषम भी रही, मतलब 80 तक, उसको बदलने के प्रयास किए आपने और जिसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय सम्मान पुरस्कार मिला, जिस पर आगे चर्चा करेंगे। जी आलोक भाई, जब हमने ये शुरू किया तो न केवल भारत में बल्कि दुनिया में बाल मजदूरी कोई मुद्दा नहीं था। हालांकि बहुत बड़ी समस्या थी। लोग सोचते थे कि ये रोज़मर्रा की चीज़ है, एक ज़रूरत है गरीब बच्चों के लिए, गरीब परिवारों के लिए। तो वो एक मानसिकता बनी हुई थी। भले ही हमने 1980 से शुरू किया, लेकिन इसकी जो पहली चिंगारी है वो मेरे स्कूल के पहले दिन ही जागृत हुई किसी तरह। मैं 5 साल का, 5.5 साल का था और अपने गृहनगर विदिशा में एक साधारण सरकारी स्कूल में पढ़ता था। जब मैं गया अंदर तो रास्ते में मैंने देखा कि सीढ़ियों के बाहर एक बच्चा मेरी ही उम्र का अपने पिता के साथ बैठकर जूतों पे पॉलिश कर रहा है, या हम लोगों की तरफ देख रहा है कि हम कोई काम देंगे जूते पॉलिश का। तो मैं सोचता था कि हर एक बच्चे को एक न एक दिन स्कूल जाना पड़ता है, यही हमारे घर का संस्कार था। तो मुझे वो खटका बहुत गहराई से, और मैंने ये सवाल अपने शिक्षक से पूछा, हेडमास्टर साहब से पूछा कि हम सब स्कूल के अंदर हैं, एक बच्चा बाहर बैठा है, हमारे साथ क्यों नहीं है? तो उनको भी थोड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन उन्होंने समझाया कि गरीब बच्चे हैं, मजदूरी करके पेट पालते हैं, वगैरह वगैरह। शायद मैं संतुष्ट हो जाता, लेकिन जब मैं लौटा तो फिर वो बच्चा वैसे ही दिखा मुझे, खुली आसमान के नीचे। दूसरे, तीसरे, चौथे दिन यही चलता रहा। मैंने अपनी माँ से पूछा, भाइयों से पूछा, सबका लगभग वही जवाब था। लेकिन मैं संतुष्ट नहीं हुआ, तो हिम्मत करके एक दिन जब मैं स्कूल से लौट रहा था तो मैं रुक गया और उस बच्चे और उसके पिताजी से यही पूछ लिया कि ये स्कूल क्यों नहीं जाता। तो बच्चा थोड़ा सा शर्मीला था, लेकिन पिता ने कहा कि बाबूजी, हम लोग तो इसी काम के लिए पैदा हुए हैं। अब वो जात पात का भी इतना गहरा ज्ञान मुझे नहीं था, समझ नहीं थी, लेकिन मैं बहुत सदमे में आया कि कुछ लोग इसी काम के लिए पैदा हुए हैं और हम लोग स्कूल जाने के लिए पैदा हुए हैं। तो मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन मन में बड़ी हलचल पैदा हुई। फिर मेरा कुछ नज़रिया बदला और मैं देखने लगा कि ढाबों पर यहाँ वहाँ बच्चे काम करते हैं, लेकिन समझ तो कोई ज़्यादा थी नहीं। लेकिन स्पार्क, एक चिंगारी मेरे मन में आई कि कुछ गड़बड़ है। तो 80-81 से जब हमने शुरुआत की तो तब भी हमको मालूम नहीं था कि कैसे करें, क्या करें। चैरिटी के काम तो लोग करते थे गरीबों के लिए, लेकिन मुझे यकीन नहीं था उस तरह के काम में कि आप गरीबों के लिए खाना दे दीजिए या कुछ किताबें दे दीजिए। वो भी ज़रूरी था, लेकिन मुझे लगा कि ये बड़ी गंभीर समस्या है। मेरे माता पिता ने मुझे इंजीनियर बना दिया, पढ़ाई लिखाई की मैंने,
मैंने वहाँ पढ़ाया भी, लेकिन मेरे मन में वो उथल पुथल बनी रही। तो मैं पत्रिका शुरू की, संघर्ष जारी रहेगा नाम से, और एक दिन अचानक एक बहुत ही दयनीय हालत का व्यक्ति, रूखी दाढ़ी, बड़ी हुई, कपड़े फटे हुए, हमारे दरवाजे पर आया और उसने दरवाज़ा नॉक किया। उसका नाम वासल खान था, और वो सिर्फ इस आशा से आया था पंजाब से किसी तरह चल के कि उसकी बेटी जो गुलामी में पैदा हुई थी, वहीं ईंट के भट्टों पर काम करते हुए 15 साल की साबो, उसे किसी वेश्यालय में बेचा जाना था। तो किसी तरह वो वहाँ से रात को भागा किसी मदद की तलाश में, और संयोग ये था आलोक भाई कि वो एक ऐसे व्यक्ति से मिल गया चंडीगढ़ में जो हमारी पत्रिका का ग्राहक था, और पत्रिका हमारी सिर्फ इन्हीं मुद्दों के लिए समर्पित थी, ऐसे ही व्यक्तियों, ऐसे ही समुदायों के लिए। तो वो चाहता था कि हम छापेंगे तो शायद सरकार के लोग सुन लें, देख लें। लेकिन जिस वक्त मैं लिख रहा था, तो पढ़ाई लिखाई से मैं इंजीनियर, उस समय काम करने में मैं पत्रकार, लेकिन लिखते लिखते मेरे मन में आया कि अगर ये मेरी बहन होती, मैं 25-26 साल का था, तो मैं क्या करता। मैं लिखा पढ़ी करने के बजाय सबसे पहले कुछ भी करके जाता और उसको आज़ाद कराता। हमने अपने कुछ दोस्तों के साथ बातचीत की और किसी तरह हम वहाँ पहुँच गए सरहिंद में ईंट भट्टे पर। वहाँ हमारी पिटाई हुई, वासल खान को उन लोगों ने पकड़ लिया, नंगे पांव हमें भागना पड़ा फटे हुए कपड़ों में। किसी तरह हम दिल्ली पहुँचे, लेकिन हमने मन में ये ठाना कि इसे छुड़ाना ज़रूर है। तो किसी वकील मित्र से बातचीत की, उन्होंने कहा कि हैबियस कॉर्पस नाम का एक प्रावधान है कानून में, उसके तहत हम लोग कर सकते हैं कोशिश। वो कोशिश की, और ये मार्च 1981 की बात है। न केवल वो हमारी प्यारी बहन साबो और उसका परिवार, बल्कि 34 और बच्चे, बूढ़े बड़े सब छूटे। और ये पहली घटना है जिसको कहा जाता है कि एक सिविलियन एफर्ट या नागरिक प्रयासों के द्वारा गुलामी से बच्चों को आज़ाद कराया गया। तो जिस वक्त वो बच्चे छूट के आए हाई कोर्ट से और सड़कों पे उछलने लगे, वहीं पैदा हुए थे वो, वहीं उनकी दिमाग में कोई और कल्पना नहीं थी, गाड़ियाँ देखकर बंदरों की तरह उछलने लगे। तो हम संस्कार से मानवता में भरोसा करते थे, लेकिन हमारे महापुरुषों के प्रति श्रद्धा थी। गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, अशफाकुल्लाह वगैरह वगैरह। वो इतने दिल के नज़दीक थे कि लगता था कि आज़ादी के लिए हमें भी कुछ करना चाहिए। लेकिन एक ये नई आज़ादी की शुरुआत वहाँ से हो गई, और फिर तो हमने संगठन बनाया। तो आप जो अध्ययन किया वो उस समय कितना संख्या रही होगी, जिसके लिए कहें कि ऐसे बंधुआ या दासदा से जो पीड़ित बच्चे रहे होंगे, या भारत में उसकी कोई जानकारी नहीं थी। केवल एक अच्छी बात ये थी कि गांधी शांति प्रतिष्ठान ने बंधुआ परिवारों पर, जो खेतिहर मजदूर थे, खेतों में बंधुआ बने थे, उस पर एक अध्ययन कराया। और वो जब ये 20 सूत्री कार्यक्रम आया इंदिरा जी का, तो उस कार्यक्रम के तहत एक बॉन्डेड लेबर भी था, उसमें बाल मजदूरी वगैरह नहीं थी। तो उस अध्ययन के बाद ये पता लगा कि लगभग 24 लाख लोग भारत में बंधुआ मजदूरी करते हैं, जो खेतों में हैं। तो ईंट के भट्टों में, पत्थर खदानों वगैरह में मिलाकर तो ये संख्या दुगनी तिगनी रही होगी। और बाल मजदूर, उनके बच्चे, मतलब और उनके बच्चे अलग से। तो एक अनुमान ही था कि भारत में करीब करीब 1-2 करोड़ लोग, बच्चे तो काम करते ही होंगे। फिर काफ़ी प्रयासों के बाद जो सरकारें आईं, उन्होंने इस मुद्दे को स्वीकार करना शुरू किया। 1986 में बाल मजदूरी के खिलाफ भारत का पहला कानून बना। ये तो बचपन बचाओ आंदोलन आपका एक तरह से, बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत हुई। तो बचपन बचाओ आंदोलन ने एक तरफ तो सामाजिक जागरूकता का काम शुरू किया, क्योंकि ये एक ऐसी मानसिक बीमारी थी एक तरीके से कि लोग सोचते थे गरीब के बच्चे हैं तो इनका जैसे भी उपयोग करना हो कर लो, चाहे वेश्यावृत्ति करा लो, चाहे गुलामी करा लो। तो वो एक लड़ाई थी मानसिकता के खिलाफ, जो लोक जागृति के बगैर संभव नहीं थी। और दूसरी कानून की कमी थी, तो कानून के लिए लड़ाई लड़ी हमने। हाई कोर्ट्स का, सुप्रीम कोर्ट का सहारा लिया। कैलाश जी, ये देखिए कि हम, मतलब जैसे आपने कहा कि नर्मदा के किनारे से आए, गंगा का किनारा बनारस है, सारे धर्म में
में, ईरान में भी आप भी के देशों में गए ही हैं, चाहे वो हिंदू धर्म हो, इस्लाम हो, धर्मों में तो बेटियों को या बच्चों को भगवान का रूप कहते हैं जी। लेकिन यही धर्मावलंबी या ऐसी संस्थाएं, जिसको कई ऐसी भी संस्थाएं जो चाहे बिजनेस करते हो, खास करके तो आजकल अफगानिस्तान की भी चर्चा आजकल चली रही है कि कैसे धर्म के नाम पर बच्चों को ही मतलब अत्याचार का बच्चों को बनाते हैं। ये क्या वजह है? इतना जहां पर इतने कट्टरता धर्म में, चाहे हिंदुओं में भी रही हो वहां रही हो, लेकिन वो लोग ऐसे मुद्दों को लेकर के जिसको भगवान का रूप कहते हैं उनका शोषण और अत्याचार करें, इसके बारे में आपका क्या दृष्टिकोण है? देखिए, जहां भी असत्य है, क्रूरता है, अन्याय है, गैर बराबरी है, वो सारे कार्य अधार्मिक हैं, धर्म की परिभाषा में वो नहीं आते। जो ये धर्म का आडंबर है, धर्म का कलेवर है, धर्म के नाम से वो मनुष्यता को बांटता है, लोगों को अलग करता है। धर्म जोड़ने की चीज है, और ये जो धार्मिक पाखंड और धार्मिक रीति रिवाज और धार्मिक आडंबर हैं, अंधविश्वास हैं, कुरीतियां हैं, वो मनुष्यता को तोड़ती हैं, लोगों को आपस में दूर करती हैं और कंपटीशन में रहती हैं एक दूसरे के साबित करने के लिए कि हम सबसे अच्छे हैं। सीधी सी बात है कि अगर हम एक ही ईश्वर की संतानें हैं तो फिर हम लोग अलग कैसे हैं? जो 80 से लेके अब यदि हम 2021 की बात करें, 2020 तक का भी बात करें, तो बीच में तो कोरोना पीरियड आया, उस पर हम अलग चर्चा करेंगे। क्या बदलाव भारत में आया? दुनिया की बात तो बाद में, भारत में भी कैसे, चाहे वो कानून के जरिए, अवेयरनेस के जरिए, आपके अभियान के जरिए, कैसे बच्चों को एक राहत मिली है? मैंने हम चूंकि लोगों को ये दिखाना चाहते हैं कि ये नहीं होना चाहिए कि खाली संघर्ष ही हुआ है, उसकी सफलताएं भी उससे जुड़ी हुई हैं इस तरह के संघर्ष में। ऐसा तो है कि यूथ जीवन पर्यंत रामायण काल से आज तक संघर्ष असुरों के खिलाफ करना होता है, बट आपके प्रयासों का क्या फल निकला? ऐसे कुछ उदाहरण कुछ बताएं। असुरों के खिलाफ युद्ध भी करते रहे देवता, तो जीत भी उनकी होती रही है। तो अभी पूरी जीत हमारी नहीं हुई है, लेकिन बहुत सारे लक्ष्य हासिल हुए हैं। जैसा मैंने पहले कहा कि भारत में कोई अपना कानून नहीं था, अंग्रेजों के ज़माने का कानून चला आ रहा था, तो बाल मजदूरी के खिलाफ कानून बना। शिक्षा हमारे संविधान का मौलिक अधिकार नहीं थी। हम जैसे साधारण लोगों ने ये मुद्दा खड़ा किया और तत्कालीन प्रधानमंत्री जी अटल बिहारी वाजपेयी जी, संयोग से मेरा उनसे परिचय था मध्य प्रदेश के नाते भी और किसी और किन्हीं और कारणों से, तो उनको हमने ये बताया और निवेदन किया कि आपके समय में ये हो जाना चाहिए। तो वो मजाकिया थे बहुत और प्यार भी बहुत करते थे। तो उन्होंने कहा कि ये तो बहुत बड़ा मुद्दा लेके आए हो, 2/3 बहुमत चाहिए संविधान में बदलने के लिए। हमने कहा हम तैयारी करते हैं, आप अपने मानसिक रूप से तैयार रहिए। तो उनसे प्रेरणा लेकर हमने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर से दिल्ली तक की शिक्षा अधिकार के लिए यात्रा की, और उसमें 163 संसद सदस्य विभिन्न पार्टियों के शामिल हुए और एक मुद्दा बन गया। हम विरोधी पक्ष में सोनिया जी से, मनमोहन सिंह जी से और लोगों से भी मिले और धीरे धीरे समर्थन जुटाया और संविधान भारत में बदला और शिक्षा मौलिक अधिकार बनी। फिर कानून भी बन गया राइट टू एजुकेशन का। तो उसकी वजह से लाखों नहीं बल्कि करोड़ों बच्चों को लाभ मिला है। लोग मेरे साथियों का और मेरा मजाक उड़ाते थे जब हम कहते थे कि हम संविधान में बदलाव लाके मानेंगे। इसके लिए राजनीतिक दोनों कानून का श्रेय आपको जाता है। बाल श्रेय तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन आपके अभियान कहा, मैंने कहा विनम्र प्रयास रहा है, कुछ आइडिया भी। बाल श्रमिक वाला तो और पहले हो गया। बाल श्रमिक पहला 1986 में हुआ, ये सन 2001 में हुआ संविधान में संशोधन, तो काफी चीजें बदली। एक दूसरा विस्तार जो हुआ है बच्चों पे, एक नया संकट, चूंकि आप उनकी शिक्षा से भी जुड़े हैं, जो डिजिटल मीडिया आया और दूसरा जो बढ़ा, जो उससे जो उन पर एक मानसिक असर हो रहा है, मैंने पोर्नोग्राफी आप कहें, जैसे मैंने आज के नए कानूनों की चर्चा चल रही है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आपके विचार आना चाहिए। और ये दुनिया में समस्या, ऐसा नहीं कि भारत में, बल्कि कुछ जगह चीन वगैरह में तो हो सकता है रोका गया हो या कुछ, लेकिन चीन में भी है, वहां बच्चियों का शोषण होता है, थाईलैंड में होता है। आपको लगता है ऐसे नियम कानून की आवश्यकता है कि जिससे कि मैंने ज्ञान का भंडार बिल्कुल ओपन तो हो गया है, लेकिन उसके साथ उन नई पीढ़ी के लिए तो और भी, जिसको कहते हैं कि तकलीफ देने वाला भी हो सकता है। जी,
ये भी बहुत बहुत गंभीर समस्या आलोक भाई जो आपने कहा। भारत का उदाहरण दे रहा हूँ। जिस समय ये पहला लॉकडाउन हुआ कोरोना की वजह से, तो हमने एक अध्ययन कराया बहुत ही एक रेपुटेटेड संस्था के माध्यम से, और एक सप्ताह या 8 दिन समझ लीजिए, एक सप्ताह के अंदर भारत में चाइल्ड पोर्नोग्राफी, बच्चों की अश्लील सामग्री की डिमांड और खपत दुगनी हो गई भारत में। और ये ट्रेंड लगभग दूसरे देशों में भी रहा, लेकिन चूंकि अध्ययन हमने भारत में कराया अपनी एक सहयोगी संस्था के माध्यम से, तो बहुत शॉकिंग था। इस मुद्दे को लेके मैंने सरकारों से बातचीत की, कई मंत्रियों से बातचीत की, प्रधानमंत्री जी को भी लिखा कि ये बहुत गंभीर मामला है, इससे पूरी की पूरी पीढ़ी के बर्बाद होने का अंदेशा है। जब लोग घरों में बैठे हैं तो घरों में और चीज़ों की डिमांड कितनी की कितनी नहीं की हम जानते नहीं है, लेकिन बच्चों की पोर्न की सामग्री की डिमांड बढ़ी। इसका मतलब ये जो बीमारी है हमारे मन मस्तिष्क की, वो बहुत ही गंभीर बीमारी है, जो कई बार बलात्कारों में और इस तरह के चीज़ों में परिलक्षित होती है। आप देखें कि हमारे देश में हर घंटे में 5 बच्चों के साथ यौन शोषण या बलात्कार होता है। तो ये बहुत चिंता का विषय है, सबकी चिंता का विषय है। माँ बाप की जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है कि अपनी बच्चियों को संरक्षित रखें, लेकिन बच्चों को भी संस्कार दें कि वो इस तरह की बुराई से बचें। भविष्य आप किस तरह देखते हैं? क्योंकि कई लोग निराशावादी होते हैं ना कि सब कुछ स्थितियां बिगड़ गई, अब तो कुछ सुधर ही नहीं सकता है, लेकिन आपने सुधार भी किया है। खास करके बाल मजदूरी की समस्या, बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य, भारत में खास करके दिखा है, दुनिया में तो हर देश की अपनी जिम्मेदारी है। आपको भारत का भविष्य कैसा दिखता है नई पीढ़ी के लिए और समाज की दृष्टि से? मैं तो बहुत आशावादी हूँ, बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ। मैं बच्चों के बीच में काम करता हूँ और युवकों के बीच में भी बहुत काम करता हूँ, भारत के भी दुनिया के भी। लेकिन जितनी ऊर्जा, जितनी ललक आगे बढ़ के काम करने की और हासिल करने की हमारे देश में बढ़ी है, शिक्षा के लिए जो जागृति बढ़ी है, वो अद्भुत है। और मुझे भरोसा है कि भारत का भविष्य उज्ज्वलतम है, उज्ज्वल ही नहीं उज्ज्वलतम है। हमने अपना डंका बजाया, आज से नहीं, कई साल पहले से। जब लोग रिकॉग्नाइज नहीं करते थे तो दुनिया में सबसे अच्छे डॉक्टर हमने पैदा किए, सबसे अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स पैदा किए, हमने दुनिया को समृद्ध बनाया। भारत के बच्चों ने, नौजवानों ने जाके दुनिया को समृद्ध बनाया। मैं तो उनसे हमेशा अपील करता हूं कि आप अपनी प्रतिभा का, अपने अनुभव का उपयोग भारत को उस ऊंचाई तक पहुंचाने में कीजिए। वो न भी करेंगे तो भी जो भारत की पीढ़ी, नई पीढ़ी उभर के सामने आ रही है, वो इसको करके मानेगी। मुझे युवाओं पर पूरा पूरा भरोसा है कि वो हमसे बढ़िया, कई गुना बढ़िया भारत बना के हमारे लिए एक ट्रिब्यूट करेंगे, हमारे लिए एक उपहार देंगे। चलिए, आपने कहा ना कि अच्छा एक नोट है, लेकिन इसके साथ एक बताएं आप, चूंकि जैसे आपने कहा ना अंदर से तो आप कविता जिसको कहते हैं ना उससे निकलती है। कोई कविता या जो गीत आप यदि ऐसे किसी उसमें जब जाते हो, कुछ गा करके लोगों को उत्साहित करते हो, तो कुछ 4 पंक्तियां कुछ सुनाएं, ताकि दुनिया को मैसेज जाए कि देखिए ऐसा नहीं है, अंदर से जो भाव होता है वो लिखता तो है ही, लेकिन उससे भी प्रेरणा मिलती है इस अभियान के जरिए। तो आप यदि कुछ गा के सुनाते हो तो मैंने यदि अपने किसी समूह में, बच्चों के आश्रम में, बाल न्यायालय में, बाल पंचायत में या कहीं, तो कुछ पंक्तियां जो आपको याद हो। कई गीत हमारे चलते हैं, और अभी हम लोगों ने कुछ दिनों पहले ही, कुछ साल पहले कन्याकुमारी में स्वामी विवेकानंद के स्मारक से यात्रा शुरू की, बाल यौन शोषण के खिलाफ और बच्चों की दुर्व्यवहार, ट्रैफिकिंग के खिलाफ, और जिसका समापन राष्ट्रपति भवन में हुआ था। तो उसके लिए मैंने ही एक गीत लिखा था जो मार्च सॉन्ग कहते हैं। निकल पड़े हैं, निकल पड़े हैं, निकल पड़े हैं, हम निकल पड़े हैं, सांसों में तूफान लिए हम निकल पड़े हैं, दिल में हिंदुस्तान लिए हम निकल पड़े हैं। मोम की गुड़िया बना के हमसे खेल रहे थे, वो तो कल था, जानवरों से कम कीमत पर बेच रहे थे, वो तो कल था, अब मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों से निकल पड़े हैं, मंदिर मस्जिद गिरजाघर से निकल पड़े हैं, सांसों में तूफान लिए हम निकल पड़े हैं, दिल में हिंदुस्तान लिए हम निकल पड़े हैं।
वाह। तो इस नोट के साथ निकल पड़ना है, भारत ही दुनिया को राह दिखाता रहा है, दिखाता रहेगा। और कैलाश जी, आपने इतना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। कल, आज और कल, भविष्य सुनहरा है। इसी के साथ अगली बार और एक मेहमान के साथ मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।